हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के ओल्ड हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि 2024 के अंदर हुआ था। उसको हम कंप्लीट पेपर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और इस पेपर के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स के अंदर जितने नंबर के क्वेश्चंस आए हैं, उनको अलग अलग क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अलग अलग क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। इस पेपर के अंदर क्या क्या इंस्ट्रक्शन है अलग अलग तरह की, यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम है। ये सितंबर 2024 में हुआ था क्लास 12th का केमिस्ट्री का। और इसकी इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि सभी क्वेश्चन इसमें कंपलसरी हैं और क्वेश्चन पेपर को अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेस के ऊपर इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, टिक मार्क का यूज करेंगे इसके अंदर। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए इसमें क्वेश्चन पेपर में जब होता है क्वेश्चन पेपर, तो उसमें अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग क्वेश्चन के लिए स्पेस दिया होता है। तो इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर सेक्शन ए के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और 1 से 9 तक के क्वेश्चन होंगे। वो प्रत्येक क्वेश्चन क्या होगा, 1 मार्क्स का होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, द ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें क्या कहा गया है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ऑफ ए सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन का, जिसमें क्या होता है 0.2 मोल सोल्यूट होता है इन 1 लीटर सॉल्यूशन, कितने के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है एट 300 केल्विन। और टेम्परेचर कितना रखना है इसके अंदर, 300 केल्विन रखना है। तो उसका हमने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। पाई यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, C कंसंट्रेशन, R यहाँ पे कॉन्स्टेंट है और T क्या है यहाँ पे टेम्परेचर है। तो इसका क्या आएगा, ए ऑप्शन इसका क्या आएगा, सही आंसर आएगा। इस केस में करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन सही आंसर आएगा इसका। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसको सोल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को हम। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, पाई इज इक्वल टू CRT। सी की वैल्यू हमें गिवन है 0.02 m, आर की वैल्यू गिवन है हमें और टी की वैल्यू हमें गिवन है 300 केल्विन। इन तीनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, पाई इज इक्वल टू 0.02 मल्टीप्लाई 0.081 मल्टीप्लाई 300। तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 0.4926 एटमोसफियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये बोला गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर, इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, परंतु फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, बी आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके अंदर, हम एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, नोट देयर टाइप, टाइप पे डिपेंड नहीं करती है। दे आर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसके अंदर। फ्रीजिंग पॉइंट इट सेल्फ नॉट ए प्रॉपर्टी, अकेली फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग गिव्स। फेरस सल्फेट को जैसे ही हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4 ऑप्शन दिए गए इसके अंदर। फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो हमें SO2 और SO3 गैसेस मिलेगी। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा, SO2 एंड SO3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन आएगा, SO2 एंड SO3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या रिएक्शन होगी। फेरस सल्फेट को जैसे ही हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने के कारण क्या होगा, फेरस सल्फेट को हीट किया हमने, क्या बना, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड
प्लस में SO2 और SO3 क्या है, गैस बनी है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनाइलिक हैलाइड कंटेन्स। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके साथ कोई हैलोजन जुड़ा होता है, और जब भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है तो sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसका जो बी ऑप्शन आएगा वो सही आंसर आएगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा गया है, ए हैलोजन एटम बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। एक हैलोजन एटम किसके साथ बॉन्डेड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है। तो ये क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड होता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी आंसर है। ए हैलोजन एटम बॉन्डेड टू ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। एक्सप्लेनेशन में हम क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड कंटेन ए हैलोजन बॉन्डेड डायरेक्टली टू sp2 हाइब्रिड कार्बन। हैलोजन एटम किसके साथ बॉन्डेड होता है, sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उसके साथ बॉन्डेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें असर्शन वाले पार्ट में क्या दिया गया, हमें असर्शन के अंदर लिखा गया है द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है इंक्रीज द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। अगर कोई भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, तो उसके अंदर अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो फॉरवर्ड जितनी स्पीड से रिएक्शन बढ़ेगी उतनी बैकवर्ड स्पीड से बढ़ेगी, दोनों साइड इक्वल होगी। तो असर्शन क्या इसका सही है। रीजन की बात करेंगे हम, इसमें कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन लोअर टू द सेम एक्सटेंट। कोई भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है तो एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है। यहाँ पे कहा गया रीजन के अंदर कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर फॉरवर्ड रिएक्शन होगी और बैकवर्ड रिएक्शन होगी, दोनों साइड क्या होगी, सेम एक्सटेंट से लोअर होगी। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा इसके अंदर। उसके बाद इसमें एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे हम। एक्सप्लेनेशन में ये देखेंगे इसके अंदर कैटलिस्ट क्या करते हैं, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, लो करते हैं फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। इसी कारण इंक्रीजेज रेट इक्वली, इसी कारण रेट होता है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड क्या होता है, इक्वल क्या होता है, इक्वली इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट वर द टू वैलेंसीज गिवन बाय द वार्नर फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वार्नर थ्योरी आई थी, वार्नर इन दो तरह की वैलेंसीज बताई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। वो कौन सी वैलेंसीज होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वार्नर ने टू टाइप की वैलेंसीज के बारे में बात की थी। एक होती है प्राइमरी वैलेंसीज जिसको आयनाइजेबल कहते हैं, और दूसरी कौन सी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी। वो क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल यानी या कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग। इसको डिस्क्राइब करना है। आइसोमेरिज्म शोन बाय, ये कौन सा आइसोमेरिज्म है वो शो करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइसोमर कौन सा शो करेगा, ये इस तरह के कंपाउंड के अंदर जो आइसोमर होता है वो आइसोमर होता है लिंकेज आइसोमर। इट शोज लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर का मीनिंग ये होता है कि ये दो साइड से लिंक हो सकता है। एक तो ये नाइट्रोजन से जुड़ सकता है क्रोमियम के साथ ये लिगेंड, और एक दूसरा सल्फर से के साथ भी इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, परंतु लिंकेज क्या होगी, सेम लिगेंड के अंदर अलग अलग लिंकेज होगी। इस तरह के जो लिगेंड को हम एम्बीडेंटेड लिगेंड भी हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच, वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय आयन। इलेक्ट्रिक करंट किसके द्वारा ले जाया जाता है, आयन के द्वारा। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट जिस आयन के द्वारा जिस प्रोसेस के अंदर ले जाया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय आयन, उसको क्या कहेंगे हम,
इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज, बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा होता है? तो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है वो सिल्वर होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा इसका? द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज सिल्वर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होता है? सिल्वर। बिकॉज क्यों होता है? वो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए क्या होता है? वो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। उसके बाद सेक्शन बी की बात करेंगे हम। सेक्शन बी के अंदर क्या होगा? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या आएंगे? 10, 11 और 12 यानी 3 क्वेश्चन आएंगे और तीनों क्वेश्चन क्या होंगे? 2-2 नंबर के होंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया हमें? द फॉलोइंग कर्व इज ऑब्टेन, कर्व ऑब्टेन करेंगे कब? व्हेन मोलर कंडक्टिविटी वाई एक्सिस पे लेंगे और उसके अगेंस्ट क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन लेंगे। वो कौन सी साइड लेंगे? एक्स एक्सिस पे लेंगे। फॉर 2 इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी, 2 इलेक्ट्रोलाइट दी गई है, उसके लिए ये ग्राफ दिया गया है साइड में। इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रोलाइट है, एक तो ए है और दूसरी इलेक्ट्रोलाइट कौन सी है? बी है इसके अंदर। इसके लिए किस किस के बीच में ग्राफ है ये भी बताया गया इसके अंदर। वाई एक्सिस पे क्या है? मोलर कंडक्टिविटी है और एक्स एक्सिस पे क्या है? इसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन लिया गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देखेंगे इसके अंदर। व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी? सबसे पहले तो हमें इसका नेचर बताना है कि 2 इलेक्ट्रोलाइट है किस नेचर की है, इसके बारे में हमें बताना है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो ए है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रोलाइट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, ये क्या होता है इसके अंदर इस तरह से ग्राफ आ रहा है, ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट करता है। और बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी दूसरा ग्राफ है ये वाला, ये ग्राफ बी वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट को। उसके बाद बी पार्ट इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर। हाउ डू यू अकाउंट फॉर द इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी फॉर द इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी ऑन डाइल्यूशन? यानी कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे? डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, तो मोलर कंडक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा ए और बी के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें कहा कि ऑन डाइल्यूशन, जैसे डाइल्यूट करेंगे डिसोसिएशन इंक्रीज होगी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। स्पेशली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है ज़्यादा इंक्रीज होगी क्योंकि उसमें आयोनाइजेशन बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टली। ये हेलोजन के कंपाउंड दिए हैं, इसमें 2 पार्ट दिए हैं, एक पार्ट फर्स्ट है, एक पार्ट क्या है? सेकंड है। इन कंपाउंड में ये पूछा गया है कि कौन सा हेलोजन का कंपाउंड इन अलग अलग पार्ट्स के अंदर SN2 रिएक्शन है वो जल्दी करेगा। तो SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, वो होता है मिथाइल एलाइड, प्राइमरी अल्काइल एलाइड, सेकेंडरी अल्काइल एलाइड और टर्सरी अल्काइल एलाइड। जो ये है इसमें CH2Cl, ये कौन सा अल्काइल एलाइड है? ये प्राइमरी है। और ये जो अल्काइल एलाइड है ये कौन सा है? सेकेंडरी है। तो इन दोनों में से किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी? इसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा इसका? ये आएगा। उसके बाद सेकंड वाले में बात करेंगे हम। सेकंड वाले में हम ये कहेंगे आयोडीन है एक साइड और एक साइड क्या है इसके अंदर? क्लोरीन है। तो आयोडीन क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो आयोडीन है वो जल्दी क्या होगा? I नेगेटिव के रूप में क्या हो जाएगा? यहाँ से अलग हो जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू Cl के मुकाबले में। इसलिए इसका क्या आएगा? इसका ये आंसर करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आइडेंटिफाई A, B, C एंड R इन द फॉलोइंग। यानी A, B, C और R को हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है। A पार्ट ये दिया गया, इसमें B पार्ट, इसमें ये C पार्ट और ये R है। इनको आइडेंटिफाई करना है ये क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें देखेंगे हम, इसमें ये पढ़ेंगे हम कि अलग अलग जो पार्ट है, जैसे पहला पार्ट है, जैसे ही ये रिएक्शन करेगा ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये पार्ट बन जाएगा इसके अंदर। इसकी वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन अलग हो जाएगा, ये कंपाउंड यहाँ से अलग हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर
आर की जगह की बात कर रहे थे हम, तो आर की जगह कौन सा कंपाउंड हो सकता है? आर की जगह ये आइसोप्रोपाइल कंपाउंड होगा, उसके साथ ब्रोमीन जुड़ेगा, उसकी मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर में, तो क्या बनता है? आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। और उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? हैवी वाटर यानी D2O से करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? 2-ड्यूटेरो प्रोपेन इसके अंदर प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या पढ़ेंगे? सेक्शन सी के अंदर पढ़ेंगे। सेक्शन सी के अंदर क्या आएंगे? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। शॉर्ट आंसर टाइप के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? 13 नंबर क्वेश्चन और 14 नंबर क्वेश्चन आएंगे, जो कितने नंबर मार्क्स के होंगे? 3 मार्क्स के होंगे। इसमें 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है? फॉर ए सेल, एक सेल को रिप्रेजेंट किया गया है। अब सेल में क्या है इसके अंदर? ये सेल को रिप्रेजेंटेशन दी गई है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? राइट द इक्वेशन फॉर ईच हाफ रिएक्शन। अलग अलग हाफ रिएक्शन होंगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, उनके लिए हमने क्या लिखनी है? इक्वेशन लिखनी है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए। तो इक्वेशन क्या होगी इसके लिए? ऑक्सीडेशन वाले पार्ट के लिए हाफ रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन के लिए जिंक क्या होगा? जिंक आयन में बदल जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, यानी ऑक्सीडेशन कहाँ होगी? एनोड पे होगी। दूसरा पार्ट क्या है इसके अंदर? कॉपर आयन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगी? रिडक्शन होगी। उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे हम। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है? कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल। क्या करना है हमें? सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। कब? 25 डिग्री सेल्सियस पे हमें क्या दिया गया है? E0 Zn2 प्लस Zn की वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जिंक के लिए और कॉपर के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है अपने को। तो इसका आंसर कैसे करेंगे हम? इसका आंसर नर्नेस्ट इक्वेशन के द्वारा करेंगे हम। तो पहले हम क्या करेंगे? E0 सेल को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से क्या फॉर्मूला होता है? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 कैथोड में क्या आएगा? कॉपर है, एनोड पे क्या आएगा? यहाँ पे जिंक आएगा। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे E0 सेल की वैल्यू कितनी आएगी? 1.10 वोल्ट आ जाएगी इसके अंदर। अब उसके बाद नर्नेस्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे हम। नर्नेस्ट इक्वेशन के अंदर क्या कहेंगे हम? ई सेल हमें निकालना है, E0 सेल यहाँ पे 0.0591, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन n आता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? n की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा? वैल्यू कितनी है? इसकी गिवन वैल्यू है, ये 2 वैल्यू थी कंसंट्रेशन, ये इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? ये 2 कंसंट्रेशन किसकी है? जिंक आयन की। और ये 0.5 कंसंट्रेशन है कॉपर आयन की है। इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी हमने। E0 सेल की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 1.10। इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या आएगी? 0.0295, और 0.5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? log की log 4। log 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6020। इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। मल्टीप्लाई करने के बाद 1.10 में से 0.0177 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? 1.082 वोल्ट वैल्यू आ जाएगी, यानी ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास FeCN64- एंड FeH2O62+ आर डिफरेंट कलर। इनका कलर अलग अलग होता है इन डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर। वाई? ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर देखेंगे हम। FeCN64- एंड FeH2O62+ आर डिफरेंट कलर। इनका अलग कलर होता है, क्यों होता है? कलर अराइजेज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी से डी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, उसके कारण कलर होता है। और यहाँ पे साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसकी डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होती है। H2O वीक फील्ड लिगेंड है, उसकी डेल्टा की वैल्यू कम होती है। इसी कारण इनकी डिफरेंट डेल्टा की वैल्यू होती है। ये क्या करते हैं? अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी कारण इन कंपाउंड का जो कलर होता है वो भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। उसके बाद सेक्शन डी की बात करेंगे। सेक्शन डी के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो केस स्टडी का क्वेश्चन आता है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होता है कि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स क्या होता है? रीड द टेक्स्ट केयरफुली इसको हम जो टेक्स्ट दिया गया उसको पढ़ेंगे और उसके बाद जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं उनको क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कहा गया है? कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ द रेट इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट, तो इसमें उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं। इट इज नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट
टू डिटरमाइन द इंस्टेनियस रेट। ये किसके लिए ठीक नहीं है? इंस्टेनियस रेट के लिए ठीक नहीं है। एज इट इज मेजर्ड बाय डिटर्मिनेशन द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट टी। अब इंस्टेनियस रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट के द्वारा डिटरमाइन करते हैं इन कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ के बीच में। दिस मेक इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द रेट लॉ। इसी कारण क्या होता है? रेट लॉ के द्वारा डिटरमाइन करना डिफिकल्ट होता है, हेंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी डिटरमाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी, इस डिफिकल्टी से बचने के लिए वी कैन इंटीग्रेट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है उसका इंटीग्रेशन करेंगे टू गिव ए रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन करेंगे? डायरेक्टली मेजर्ड एक्सपेरिमेंटल डाटा, डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटल डाटा मेजर करेंगे, दैट इज कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशन को चेक करेंगे, एंड रेट कांस्टेंट उनको चेक करेंगे। द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन ऑर्डर। जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है, अलग अलग जो रिएक्शन ऑर्डर की रिएक्शन होती है उसके लिए अलग अलग होती है। द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज टाइम। हाफ लाइफ क्या होता है? वो टाइम होता है इन विच कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/2। हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम होता है जिसमें कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, वो क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी 50%। टी 50% के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, या टी 1/2 के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके क्वेश्चन देखेंगे अलग अलग हम। इस पैराग्राफ के बेस के ऊपर अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हम ये कहेंगे कि हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट, 5 ग्राम क्या रिएक्टेंट है, टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम, किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3 ग्राम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट 1.15 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकंड इनवर्स, और रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी है 1.15 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकंड इनवर्स। इसको सोल्व करेंगे हम। सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या कहेंगे? के की वैल्यू गिवन है अपने को, कितनी दे रखी है? 1.15 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकंड इनवर्स। ए नोट की वैल्यू दे रखी है 5 और ए की वैल्यू है 3 इसके अंदर। इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर पुट करेंगे इस वैल्यू को। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी गिवन है। इस टी को इस साइड लेके जाएंगे, के को नीचे ले आएंगे, तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा? 2.303। के था, के की वैल्यू पुट कर दी हमने, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी? 5, उसके बाद 3, तो 5/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। इस पार्ट को अगर हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इस पार्ट को कंप्लीट को सोल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 2.6 ग्राम। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? log 5 माइनस log 3। log 5 की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, log 3 की वैल्यू पुट करेंगे। log 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6990 और log 3 की 0.4771। तो इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 0.2219। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 444 सेकंड, या इसको क्या कह सकते हैं हम? 7.4 मिनट भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को इसका डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट इसका है द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन बिकम हाफ। हाफ लाइफ है कोई भी रिएक्शन का हाफ हो जाता है व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर मेड डबल। जब इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं हम? डबल कर देते हैं। व्हाट विल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो इस केस में क्या होगा? इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। हाफ लाइफ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है a(n-1) के। यहाँ पे क्या होगा? हाफ लाइफ क्या हो जाएगा? हाफ के अंदर रिड्यूस होगा जब a को डबल करेंगे। तो ये किस ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है? ये सेकंड ऑर्डर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैराग्राफ का है, तीसरा पर्सन है। उसमें ये कहेंगे हम द रेट ऑफ रिएक्शन सम टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन है वो कई बार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? तो उसका आंसर देखेंगे। समटाइम्स रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता बिकॉज रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर। क्यों नहीं डिपेंड करता? क्योंकि रिएक्शन क्या होती है? जीरो ऑर्डर की होती है।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट किस पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे, सरफेस पे, परंतु रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद इसी पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया ए प्लस बी क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, तो रेट ला किसके बराबर होगा। इसमें रेट ला दिया गया आपको के ए की पावर 1 है और बी की पावर 3/2 है। कैन द रिएक्शन बी एन एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसको एक्सप्लेन करना है हमें। तो आंसर क्या आएगा इसके अंदर, रेट ला के अंदर क्या कहा गया है, के बराबर क्या है, ए की पावर 1 है, इसकी बी की पावर 3/2 है, तो ऑर्डर निकालेंगे 1 और 3/2 को ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 2.5, यानी कि फ्रैक्शनल आएगी। एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो भी वैल्यू आती है वो होल नंबर में आती है, ऑर्डर की फ्रैक्शनल नहीं आती। इसी कारण इट कैन नॉट बी एलिमेंट्री, इसी कारण ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती, मस्ट बी ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें कहेंगे ई पार्ट को डिस्कस करेंगे। ई पार्ट के अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो 16 नंबर क्वेश्चन और एक 17 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। इसका ए पार्ट है, वाई पीपल टेक ए लॉट ऑफ साल्ट सुफर फ्रॉम ओडेमा, यानी कि वो लोग जो ज्यादा साल्ट की मात्रा लेते हैं उनको क्या हो जाता है, एक डिजीज से पीड़ित हो जाते हैं जिसको ओडेमा कहते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, क्या कारण होता है, ऐसा क्यों होता है। तो हाई साल्ट इनटेक, ज्यादा साल्ट लेंगे, ज्यादा सोडियम आयन है वो ब्लड में जाएंगे, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, टिश्यू स्वेलिंग होगी, और टिश्यू स्वेलिंग के कारण क्या हो जाएगा, ओडेमा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसी पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहेंगे हम कि वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड टू मेजर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बायोमोलिक्यूल। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्यों यूज किया जाता है बॉइलिंग पॉइंट बायोमोलिक्यूल का ज्ञात करने के लिए, जैसे प्रोटीन। तो इसका आंसर देखेंगे हम। इसमें कहेंगे हम कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड फॉर बायोमोलिक्यूल प्रोटीन्स बिकॉज दे हैव वेरी हाई मोलर मास, क्योंकि प्रोटीन का मोलर मास हाई होता है, वेरी स्मॉल कोलिगेटिव इफेक्ट, थोड़ा कोलिगेटिव इफेक्ट होता है, बट ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज सेंसिटिव, सबसे सेंसिटिव मेथड है वो ऑस्मोटिक प्रेशर का मेथड है वो सेंसिटिव है, इसी कारण इसका यूज करते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, सी पार्ट है इसका, उसको डिस्कस करेंगे। वाई टू डिफरेंट सॉल्यूशन हैव सेम वैल्यू ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, दो अलग अलग सॉल्यूशन है उनकी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, सेम है। व्हेन प्रिपेयर्ड इन सेम सॉल्वेंट, जब उनको सेम सॉल्वेंट में बनाया जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर देखेंगे हम। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं KF के द्वारा, इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। डिपेंड ओनली ऑन सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, और सेम फॉर डिफरेंट सोल्यूट। अब सेम सॉल्वेंट होगा तो डिफरेंट सोल्यूट के लिए भी वैल्यू क्या आएगी, इसकी सेम आएगी, इसी कारण क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है सेम सॉल्वेंट के अंदर। उसके बाद डी पार्ट, इसका डी पार्ट में ये कहेंगे हम कि वाई एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल इन ए सॉल्वेंट, कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, कोज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे लोअर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसी कारण क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद इसी के ई पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ई पार्ट है इसका, वाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सोल्यूबल इन लिक्विड, ऐसा क्यों होता है कि गैसेस होती है वो लेस सोल्यूबल होती है लिक्विड के अंदर, एज द टेम्परेचर इज रेज, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस की सोल्यूबिलिटी कम क्यों हो जाती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका आंसर देखेंगे हम। सोल्यूबिलिटी क्या होती है गैस की, डिक्रीज होती है कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डिसोल्यूशन है क्या होती है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है। जब कोई भी गैस को डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो उस प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं, वो एक एक्जोथर्मिक है। हीटिंग करेंगे, जैसे हीट करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, बैकवर्ड साइड शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, जिसके कारण क्या होगा कि सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से। उसके बाद इसके अथवा में क्वेश्चन है
अथवा में क्या बोला गया, डिफाइन रोल्स लॉ, रोल्स लॉ को हमने डिफाइन करना है। तो इसका आंसर देखेंगे हम, आंसर क्या दिया गया है, रोल्स लॉ स्टेट दैट, रोल्स लॉ क्या कहता है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, कोई एक कंपोनेंट है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर है लिक्विड के अंदर, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि कोई एक कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर है, किसके बराबर होगा उसका वेपर प्रेशर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उससे सॉल्यूशन के अंदर। उसके बाद इसका बी पार्ट देखेंगे हम, बी पार्ट में क्या कहा गया इसके अंदर, बेंजीन है उसका मास कितना है 78 है, टोलिन है उसका मास कितना है 92 है। क्या बनाते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं एट 373 केल्विन के ऊपर, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट कितना होता है 160 होता है, दूसरे का कितना होता है 60 mm रिस्पेक्टिवली। और क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इफ, इनका वेपर प्रेशर क्या होगा इस मिक्सचर का, कब, नंबर 1 है इक्वल मोलिक्यूल ऑफ बोथ आर मिक्स्ड, जब दोनों के बराबर मोलिक्यूल क्या किए जाएं, एक दूसरे के अंदर मिक्स किए जाएं। इक्वल मोलिक्यूल को मिक्स करेंगे, इसका मीनिंग मोल फ्रैक्शन कितना होगा, टोटल 1 होता है तो दोनों का क्या हो जाएगा 0.55 हो जाएगा, 0.5 ईच। तो हम इसमें निकालेंगे, इसके अंदर प्रेशर निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों का प्रेशर क्या करेंगे कंबाइन कर देंगे, ये इसका मोल फ्रैक्शन हो गया, ये इसका वेपर प्रेशर हो गया इसका, और ये इसका दूसरे लिक्विड का मोल फ्रैक्शन हो गया, ये इसका वेपर प्रेशर हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे कितनी आएगी 110 mm इसकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरा पार्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट है इक्वल मास ऑफ बोथ आर मिक्स्ड, जब क्या करते हैं इक्वल मास है दोनों का क्या करते हैं मिक्स करते हैं तब क्या होता है। तो आंसर देखेंगे इसमें, इक्वल मास मिक्स करते हैं तो मोल्स निकालेंगे, बेंजीन के मोल्स क्या आएंगे, मास इन ग्राम दिया गया है कितना 78, और इसका कितना है, इसका मोलर मास कितना होता है 78 होता है, तो इसका 1 मोल आ जाएगा। टोलिन में क्या आएगा 92 ग्राम दिया है अपने को, और इसके अंदर 92 ग्राम क्या है इसके अंदर, इसका मोलर मास आएगा तो ये भी 1 मोल आ जाएगा। तो इसका मोलर रेशियो क्या आएगा 1:1, सेम एज अबव, ऊपर वाला सेम है वही आएगा, तो इसलिए इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा 110 mm हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 17 क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। नंबर 1 पार्ट है इसका 17 क्वेश्चन का, नेम द एलिमेंट ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज, उस एलिमेंट का नाम बताना है 3D ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, विच शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा हो, वाई डज इट शो, वो ऐसा क्यों शो करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैग्नीज है, मैग्नीज शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स कितनी शो करता है +2 से लेके +7 तक, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ 3D एंड 4s इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 3D और 4s इलेक्ट्रॉन दोनों के कंबाइन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है वो, इसी कारण क्या करता है +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, विच ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज हैज पॉजिटिव EM2M वैल्यू एंड वाई, कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जिसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो इसमें क्या आएगा, कॉपर आएगा, कॉपर है उसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की 0.34 वोल्ट आएगी। हैज पॉजिटिव वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि इसकी हाई एंथैल्पी होती है एटोमाइजेशन की, और हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी हाई होती है, इसके कारण इसकी वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव आती है। इसी क्वेश्चन का हम थर्ड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है इसके अंदर, थर्ड पार्ट में ये बोला गया इसके अंदर आउट ऑफ Cr3+ एंड Mn3+, Cr3+ और Mn3+, विच इज स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वाई, इनमें से कौन सा स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्यों है, इसका आंसर देंगे हम। इसमें क्या होगा Mn3+ स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Cr3+ के मुकाबले में, क्यों ऐसा, क्योंकि Mn3+ क्या है एक अनस्टेबल है, इसी कारण इजीली क्या हो जाता है ये रिड्यूस हो जाता है और कन्वर्ट किस में हो जाता है Mn2+ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, नेम ए मेंबर ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज के एक मेंबर का नाम बताना है, विच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो क्या करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो इस केस में क्या आएगा यूरोपियम आएगा EU
2+। लैंथेनॉइड क्या करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, क्योंकि यही क्या हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हाफ फील्ड हो जाता है ये। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट, इसमें कहेंगे हम कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है हमें, तो इस इक्वेशन के लिए क्या कहेंगे हम, इसका आंसर क्या आएगा, MnO4- जब क्या करता है 8H+ और 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो किस में कन्वर्ट होता है, Mn2+ के अंदर और 4 वाटर के अंदर। यहाँ पे MnO4- है, यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये कन्वर्ट होता है। उसके बाद इसके अथवा में क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन गिविंग रीजन, एक्सप्लेन करना इन पॉइंट्स को, रीजन देना है। तो इसका पहला पार्ट है ट्रांजिशन मेटल एंड मैनी ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ट्रांजिशन मेटल है और इसके कुछ कंपाउंड है वो क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है उसको क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं वो इसमें देखेंगे हम। ट्रांजिशन मेटल शो पैरामैग्नेटिज्म क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे हम। सेकंड पार्ट है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉयज, यानी ट्रांजिशन मेटल क्या करते हैं, मिश्र धातुएं बनाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, फॉर्म एलॉय क्यों बनाते हैं एलॉयज ये, क्योंकि सिमिलर एटॉमिक साइज होता है, 2 या 3 मेटल को आपस में क्या करते हैं, सिमिलर एटॉमिक साइज की मेटल को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद क्या होते हैं, उनके लैटिस होते हैं, मिक्स हो जाते हैं और एलॉयज बना लेते हैं। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे हम। Cu+ आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन। Cu+ आयन एक्वा सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता उसके बारे में पढ़ेंगे। Cu+ अनस्टेबल होता है एक्वा मीडियम के अंदर, क्योंकि ये क्या करता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करता है, जिसके कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cu2+ में Cu के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है वो डिस्कस करेंगे हम। एटॉमिक साइज ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज टू बी वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि एटॉमिक साइज होता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का सेम होता है किसके, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। एटॉमिक साइज ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इक्वल होता है लगभग लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, दोनों का साइज क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का, जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन मेटल। जिंक कैडमियम और मरकरी है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होते, ऐसा क्यों होता है वो देखेंगे हम। जिंक कैडमियम और मरकरी क्या होते हैं, इनके पास फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि डी के अंदर क्या होते हैं, पूरी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये फुली फील्ड होते हैं। नोट पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल इनके पास नहीं होता, इसलिए क्या होता है, नोट ट्रांजिशन मेटल, इसलिए क्या ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। थैंक यू।